नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन की क्लासेस करने जा रहे हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लासेस आपकी प्रारंभ भी हो चुकी हैं और आज हम पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो हमने पहले ही बात कर ली, करीब 5 सालों के प्रैक्टिस सेट करने के बाद हम सभी लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो खैर देखते हैं पर्यावरण अध्ययन। जोहड़ से पहला हमारा प्रश्न है, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। किसकी बात कर रहा है? तो जोहड़ की बात कर रहा है। से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है? यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। पहला ऑप्शन यह कह रहा है कि यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। अगला ऑप्शन है कि यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। अगला ऑप्शन है यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है। नेक्स्ट है हमारा, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली। यह एक प्रकार की क्या है? तो जो जोहड़ है दोस्तों, एक प्रकार का जल संचयन प्रणाली है। किस प्रकार के? तो वर्षा के। तो यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। अच्छा, इसमें जोहड़ किस प्रकार कार्य करता है? तो जो ढाल पर, जैसे जो ढाल होती है वहाँ पर जब पानी का बहाव होता है तो उसको, पानी के बहाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? रुकावटें बनाई जाती हैं। जैसे बात करते हैं, मान लेते हैं, ऐसे समझते हैं इसको, जैसे ये कोई आपका खेत है दोस्तों, पहाड़ी इलाका पे ये कोई आपका पर्वत है। मान लेते हैं ये आपके पहाड़ी इलाके हो गए दोस्तों। ऐसे करके ये हो गया आपका पहाड़ी इलाका और ये आपका खेत हो गया। इसी इलाके पे ये आपका खेत हो गया। अब जो बारिश हो रही है तो ये क्या है, ऐसे ही ये निरंतर ऐसे ही आपके सीधे ऐसे ही बह करके निकल जाएगी। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर जो रुकावटें बनाई जाएंगी, पानी का बहाव है इसको रोकने के लिए, ताकि फसल की सिंचाई करी जा सके। तो उसके लिए जो रुकावटें पैदा करी जाएंगी रास्ते में, मार्ग में, तो वह जोहड़ कहलाता है दोस्तों। और जो ये रुकावटें आपकी साधारण मिट्टी या मलबे से किसी भी प्रकार से बनाई जा सकती हैं। इनका प्रयोग, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोई आम मिट्टी हो गई, आपकी साधारण मिट्टी हो गई, या फिर कोई मलबा हो गया, ले लिया आपने और उसी से इसका निर्माण कर दिया, जिससे जो पानी का फ्लो है वो रुक जाएगा। तो वही कह रहा है कि दोस्तों जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही। तो हम सभी लोग समझ चुके हैं जोहड़ है क्या। तो जोहड़ एक प्रकार की वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ढाल वाली जो इलाके हैं वहाँ पर पानी के बहाव को रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो साधारण मिट्टी का प्रयोग या कुछ ऐसे करके बना दिए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। कौन सी जैसी एक रणनीति है, क्या कह रहा है? तो कौन सी ऐसी एक रणनीति जो भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पर विचार करते हैं। छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, या फिर सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, या फिर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्रों को दिखाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की जो पसंद है उसका पता लगाने के लिए कहना। अच्छा, ऐसा किया कैसे, क्यों जाएगा? तो जो छात्र हैं उनके समुदाय आधारित क्रियाकलापों को कराने से क्या होता है, वो सहज रूप से, आसानी रूप से सीख सकते हैं। जैसे अगर किसी भी छात्र को उसके समुदाय से संबंधित अगर कोई क्रियाकलाप दिया जा रहा है दोस्तों, तो वो आसानी से उसको सीख सकेगा, क्योंकि उसी कल्चर में वो पला बड़ा है, तो उसी के बारे में उसको अच्छे से जानकारी भी है। तो इसीलिए हमको इस समुदाय उसके समुदाय से संबंधित क्रियाकलापों को जानकारी करने के लिए कहना चाहिए। और उसकी वह रुचि भी जागृत होगी, क्योंकि उसको अपने ही बारे में लिखना होता है, अपने ही कल्चर के बारे, संस्कृति के बारे में उसको जानना होता है। तो क्या होगा, उसको एक रुचि पैदा होगी, आसानी होगी उसके लिए। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देगी, अर्थात क्या उचित रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि तो छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाना।
तो उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका, पर्यावरण जो शिक्षिका पढ़ाती है, अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है। कह रही कि छात्र जो सोचेंगे और जवाब भी दें। हम सर्दियों के दौरान उन्हें कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। कह रहा है कि हम जो सर्दियों में जो कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े, तो यहाँ जो ऊनी कपड़े होगा दोस्तों, तो ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो बच्चे होंगे वह सोचेंगे। तो यह किस प्रकार का प्रश्न है? अभिसारी प्रश्न है कह रहा है, या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न है, या फिर काल्पनिक प्रश्न है, या तथ्यात्मक प्रश्न है। तो तथ्यात्मक प्रश्न तो वन लाइनर प्रश्न होते हैं, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है। तथ्यात्मक प्रश्न आपका क्या होगा? ये किस प्रकार का प्रश्न होगा? जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या है, तो वन लाइनर क्वेश्चन है ये तथ्यात्मक। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है दोस्तों, आपका नई दिल्ली हो गई। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपका लखनऊ हो गया। तो वही कहने का मतलब है तथ्यात्मक प्रश्न इस प्रकार के हो गए। काल्पनिक प्रश्न तो विचारों पर आधारित होंगे। अभिसारी प्रश्न जो है, तो अभिसारी प्रश्न हमने पूर्व के लेक्चर में जो बात भी करी, तो अभिसारी क्या करता है, जैसे पूर्व के लेक्चर में हमने क्या बात की है, ये दो प्रकार का हो सकता है। अपसारी प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे समझते हैं इसको। प्रश्न कितने प्रकार से हो सकते हैं? आपका अपसारी हो गया एक प्रश्न, अपसारी एक हो गया, अभिसारी। ये हो गया आपका अभिसारी। तो अपसारी दोस्त क्या करेगा? अपसारी भाइयों ये फैलाव को प्रदर्शित करता है, अर्थात किसी भी एक कोई प्रश्न आपको दिया गया है तो उसके कई उत्तरों पर या कई हलों पर कोई समस्या आपको कर दी जाती है, तो क्या करेगा? जो उसके कई संभावित हल हो सकते हैं उस पर विचार करेगा। जबकि अभिसारी क्या है? ये संकुचन को दर्शाता है। जैसे कि कोई समस्या आपको दे दी गई तो सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात करेगा, उसके कई प्रश्नों पर बात नहीं करेगा, या कई जो संभावित हल होंगे उस पर बात नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि अभिसारी और अपसारी को हमने भी समझा दिया। अब बात करते हैं इसके सही उत्तर। इसका क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसका सही जवाब क्या होगा? विश्लेषणात्मक प्रश्न। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों से क्यों सहज महसूस कर रहे हैं। तो छात्र क्या करेंगे? विश्लेषण ही तो करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि हम आसानी सहज महसूस करते हैं। तो क्या करेगा बंदा? विश्लेषण ही तो करेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो ए बी सी सही है, सी या डी सही है। सी और डी दोनों सेम है दोस्तों। बी डी ए सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी डी ए। तो इसको हम समझते हैं, यह सही है आपका, यह सही और यह सही। हालांकि यह इस तथ्य का कोई औचित्य नहीं बनता है यहाँ पर, तो समझते हैं अच्छे से इसको क्या है कह रहा है। तो वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? उनका अनुभव जो है लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। लैंगिक रूढ़ियों का तात्पर्य क्या है कि कोई भी कार्य सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। तो इस प्रकार के जो टॉपिक हैं या इस प्रकार का कोई विषय है तो वो लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देगा। इसका तात्पर्य है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला के समान अधिकारों की भी बात करता है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। यहाँ पर क्या करता है? महिलाओं को कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। तो चिकित्सा अधिकारी के रूप में जीवन की एक झलक भी देती है और उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को भी समझाया जाता है कि किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों का सामना हमें कैसे करना है। तो वही है, इन मुद्दों पर बात करी गई इसमें, बल्कि ये आपका तथ्य जो है सही नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो गया आपका ऑप्शन, और डी हो गया आपका ए हो गया। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, जैसे सी आपका है,
ये आपको पता है। आपको जैसे तीन ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये 3 समझ में नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको, जैसे कि हमें पता है कि ये जो है ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है, अर्थात यह ऑप्शन इसमें सही नहीं हो सकता। तो सी देखिए किसमें, इसमें भी है, तो यह भी सही नहीं होगा, यह भी सही नहीं हो सकता, यह भी सही नहीं हो सकता। तो सी इसमें है, इसमें नहीं है, तो यही ऑप्शन बचता है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हमें चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। कह रहा है कि हम चीज़ें जो हैं कैसे बनाते हैं, थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। पट्टियों की जो चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों का एक साथ चिपकाया जाता है। जो सुंदर चटाई होती है उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, वही कह रहा है तो इसके ऑप्शन को समझते हैं। रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। कह रहा है कि रंग पैटर्न को समझना और सौंदर्य बोध को विकसित करना। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित जानकारी प्रदान करना। चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। तो याद करना तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, याद करना तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता दोस्तों। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। तो इसके सही जवाब आप क्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब दोस्तों ए हो सकता है, बी हो सकता है और डी हो सकता है। इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो इसके तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे ये, और सी सही नहीं होगा आपका। ए, बी और डी ये आपके ऑप्शन सही होंगे, ए, बी, डी। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं आपको सीटेट के लिए याद रखनी चाहिए, जैसे कि याद करना। किसी भी टॉपिक का उद्देश्य याद करना नहीं होगा, बल्कि उसको समझना होगा। तो अगर याद करना या केवल इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपका ऑप्शन गलत है। तो रंग पैटर्न के बारे में सीखना, रंग पैटर्न क्या है उसका जानकारी प्रदान करना या सौंदर्य बोध को विकसित करना। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित जानकारी प्रदान करना। और आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सिखाना। ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है और पानी की अनुमानित मात्रा क्या है, तो उसकी खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। अपने घर में भी और पड़ोस में भी एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। तो कौन से ऐसे कौशल हैं और कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो इस प्रकार के जो क्रियाकलाप प्रदान किए जा रहे हैं छात्रों को, उसके माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन को समझते हैं। प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना, या फिर पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति करना। आपका यह सही होगा। या फिर परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, या अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। तो इसका सही जवाब होगा पूछताछ करना, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति करना। क्योंकि आप जैसे किसी सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, आप व्यक्तियों से पूछताछ करेंगे कितना पानी आप इस्तेमाल करते हैं या कितना पानी उपलब्ध है। पूछताछ करेंगे तो आपका पूछताछ सही हो गया, और जब पूछताछ करेंगे तो उसका परिणाम भी निकलेगा। और इसमें जैसे प्रयोग करना, तो इसमें प्रयोग की कोई बात ही नहीं की जा रही। तो अभिव्यक्ति, और जब आप बात कर रहे होंगे तो आपके विचारों की जाहिर सी बात भी अभिव्यक्त होगी। तो आपका यही सही जवाब होगा। और जैसे कि क्या करते हैं, जैसे हम कोई प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा अगर बच्चों को देते हैं तो अपने आप को सहज महसूस करते हैं, क्योंकि उससे वो अपने आप को रिलेटिव महसूस कर सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दोस्तों अब तो ईवीएस का जो आपका जो सेंटर है, इसमें कहने का मतलब जो ईवीएस का पोर्शन है
उसमें अब जीएस के क्वेश्चन भी अधिकतम पूछे जा रहे हैं, उसका वेटेज अधिक हो रहा है, तो आप ईवीएस के अंतर्गत जीएस के पोर्शन पे भी अच्छे से ध्यान देंगे। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। तो खून की जांच से उसमें किस प्रश्न एक बार फिर से समझते हैं कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देश देते हैं। तो खून की जांच से वह क्या पता लगाना चाहते हैं, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा या फिर उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता लगेगा। अगला ऑप्शन हमारा है उसमें मादा अक्षरों के अंडों की उपस्थिति का पता लगेगा या फिर उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता लगेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता लगेगा। अच्छा, मलेरिया से संबंधित अक्सर कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे, तो मलेरिया से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो मलेरिया है क्या दोस्तों, इस पर बात कर लेते हैं। मलेरिया है क्या, यह एक प्रकार का प्रोटोजोवन रोग है। कैसा रोग है, तो प्रोटोजोवन रोग है। टेट वगैरह में तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मलेरिया जो है एक प्रकार का प्रोटोजोवन रोग है। किसके द्वारा फैलता है, तो मादा एनाफ्लीज के द्वारा, नामक एक मच्छर होता है उसके द्वारा, यह मादा एनाफ्लीज। और जो इसका वाहक होता है मादा एनाफिज मच्छर के द्वारा फैलता है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवे यह कई प्रकार से होते हैं, कई प्रकार के इसके परजीवी होते हैं। प्लाज्मोडियम कॉमन है आपका, कई प्रकार से फैलता है। विवैक्स हो गया आपका, प्लाज्मोडियम विवैक्स के द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के द्वारा फैलता है। तो मलेरिया प्रोटोजोवन रोग है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है दोस्तों। और प्लाज्मोडियम विवैक्स या प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के द्वारा फैलता है। अच्छा, कई बार प्रश्न यह भी बनता है कि मलेरिया किस प्रकार का रोग है, तो एक संक्रामक रोग है। मलेरिया किस प्रकार का रोग है, तो संक्रामक रोग है। ठीक है, यह कैसे फैलता है, तो इसमें जीवाणुओं का पता लगाने के लिए जीवाणुओं द्वारा फैलता है। तो इसका सही जवाब आपका होगा उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता लगाने के लिए। तो मलेरिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हम लोगों ने बात कर ली। अगला हमारा प्रश्न है मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो मधुमक्खियाँ हैं, आपको जो नीचे दिए गए कथन उस पर विचार करने हैं। मधुमक्खियों से लेकर के सीटेड कई बार प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आप लोग मधुमक्खियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे कि पहला ऑप्शन क्या है, मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। मधुमक्खियाँ जो है शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। कह रहा है कि मधुमक्खियाँ जो है शहद के छत्ते में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। अगला ऑप्शन है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष रूप से कार्य करते हैं। अगला ऑप्शन है कि छत्ते में अधिकांश माता मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। कह रहा है कि अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो छत्ते में जो अधिकांश मक्खियाँ होती हैं मादा मक्खियाँ होती हैं, मादा होगा दोस्तों, माता नहीं, श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर के छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस खोजने के लिए जाती हैं, लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो कह रहा है कि इसमें कौन से कथन सही हैं आपके, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए और डी आपका सही जवाब होगा, यह और ये सही जवाब। मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं, ये तो सिंपल सी बात है। और जैसे कि ये मधुमक्खी का कोई छत्ता है, ये मधुमक्खी का कोई छत्ता है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, एक रानी मक्खी आपकी होगी, एक रानी मक्खी होती है, एक रानी मक्खी होगी, वो अंडे देने का कार्य करती है। ठीक है, और श्रमिक मक्खी जो होती है शहद के लिए शहद जो होता है उसके लिए मतलब फूलों की खोज में निकलती है, कहाँ पर शहद की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होगी इसकी खोज के लिए निकलती है। और जब चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ, ये गलत जवाब होगा। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष रूप से कार्य करते हैं। तो खैर हमने इसको बात कर ली, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं देख लेते हैं।
प्रत्येक छत्ते में जो छत्ता होता है उसमें कुछ जो नर मक्खियों की बात करें तो कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं जो रानी मक्खी के साथ अपना संभोग की क्रिया संपन्न करते हैं। तो नर मक्खियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि श्रमिक मक्खी की संख्या जो होती है अधिक होती है। जो श्रमिक मक्खी होती हैं इनकी संख्या अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनको बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 कौन सी? तो एनसीएफ 2005 से लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है पहले ए ऑप्शन क्या है कि विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं। पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है, या फिर शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? सी आपका सही जवाब होगा। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान के निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है। तो जो पाठ्यपुस्तक होती है एक ऐसी पाठ्यपुस्तक हो जो आसपास के जो स्रोत हों, आपके कल्चर या जो भी आपके प्राकृतिक वातावरण है उससे आपको जुड़ाव महसूस करा सके और आपका ज्ञान निर्माण करने में सहायता भी प्रदान कर सके। और जैसे कोई पाठ्यपुस्तक अगर आपके प्राकृतिक वातावरण से अच्छे से रिलेटिविटी आपको महसूस करा सकेगी तो क्या होगा? बच्चे जिज्ञासी होंगे, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया भी अच्छे से उनकी संपन्न होगी। तो एनसीएफ 2005 को लेकर के कई प्रश्न बने हैं। आगे आने वाले समय में हम सभी लोग बात करेंगे अच्छे से अन्य प्रश्नों पर भी। पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। कहने का प्रश्न क्या कह रहा है कि दोस्तों नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं जबकि मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। तो वह कौन सा ऐसा पक्षी है? तो प्रश्न कह रहा है कि नर पक्षी जो होता है क्या करता है? वह घोंसले का निर्माण करता है, कई घोंसले बनाता है वह। और जो मादा पक्षी होती है वह उन सभी घोंसलों का ऑब्जर्वेशन करती है और जो अच्छा घोंसला होता है उसी में अंडे देने का निश्चय करती है। तो कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है, उसका क्या नाम है? दर्जन चिड़िया, या फिर वीवर पक्षी, या कलचिड़ी पक्षी, या शक्करखोरा पक्षी। अच्छा, जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ था तो ये प्रश्न आया हुआ भी था, हालांकि इससे मिलता जुलता ही प्रश्न आया था। दर्जन चिड़िया, वीवर पक्षी, या फिर कलचिड़ी, या फिर शक्करखोरा। तो इसका सही जवाब दोस्तों है वीवर पक्षी। तो वीवर पक्षी के जो नर होते हैं क्या करते हैं? कई घोंसले बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ए घोंसला हो गया, बी घोंसला हो गया, सी हो गया, डी घोंसला हो गया। ये सभी घोंसले हैं किसके द्वारा बनाए गए? नर पक्षी के द्वारा बनाए गए। अब मादा क्या करेगी? मादा इन सभी जो घोंसले हैं इनका ऑब्जर्व करेगी इसको, और जो घोंसला उसको अच्छा लगेगा, उस मान लेते हैं बी घोंसला अच्छा लगा तो इसी का चुनाव करेगी अंडे देने के लिए। इसी का चुनाव करेगी। अब जो आपके ऑप्शन में अन्य दिए गए पक्षी हैं उस पर हम सभी लोग बात कर लेते हैं कि दर्जन चिड़िया है। दर्जन चिड़िया क्या करती है? यह नुकीली चोंच से पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। तो क्या करती है? पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाएगी। पत्तों को सिलेगी दोस्तों। और जो वीवर पक्षी है, तो हमने वीवर पक्षी को समझ ही लिया। आपका जो कलचिड़ी पक्षी है, कलचिड़ी पक्षी क्या करता है? यह पत्थरों के बीच में अंडा देता है। कलचिड़ी पक्षी पत्थरों के बीच में अंडा देता है। पत्थरों के बीच में अंडा देगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्थरों के बीच में अंडा देगा। और शक्करखोरा क्या है? शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाएगा। शक्करखोरा क्या करेगा? शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शाखा से लटकता हुआ। तो
तो आपका दर्जन चिड़िया क्या करती है? दर्जन चिड़िया जो होगी पत्तों को सिलेगी और उसी से सिल करके घोंसले का निर्माण करेगी। वीवर पक्षी जो है उसमें नर पक्षी क्या करेंगे? आपके नर पक्षी जो हैं घोंसले का निर्माण करेंगे, मादा पक्षी चुनाव करेगी, जो अच्छा होगा वही उसमें अंडे देगी वह। और जो वीवर पक्षी जो कलचिड़ी पक्षी है वह पत्थरों के बीच में अंडा देता है। शक्कर खोरा क्या करेगा? शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। जैसे कि आपका ये कोई पेड़ है दोस्तों, मान लेते हैं यह कोई पेड़ है आपका, मान लेते हैं समझने के लिए यह आपका कोई पेड़ है और इसकी यह टहनी है इसमें, तो यह क्या करेगी? शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाएगी। ऐसे यह शाखा से लटकते हुए घोंसलों का निर्माण करेगी। ये शक्कर खोरा करेगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कथन जो आपका है सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसमें लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो कह रहा है कि इसमें ए व बी दोनों सही हैं, या फिर ए और बी दोनों सही नहीं है, या ए सही है किंतु बी गलत है, या फिर ए गलत है किंतु बी सही है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? ए सही है किंतु जो है बी गलत है। ए सही है किंतु बी गलत है। ऐसा क्यों? तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर तो फले फूले, किंतु अगर हम गंगा नदी की बात करें, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे जिन नगरों का विकास हुआ वह 1500 वर्ष पूर्व ना होकर के 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कितना? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो वही कह रहा है कि मतलब इसमें से कौन सा सही चुनाव करना, तो आपका ए सही हो गया जबकि बी गलत हो गया, क्योंकि इसमें 15 वर्ष पूर्व ना होकर के 2500 वर्ष पूर्व है। अब हम बात करते हैं, निम्न में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? कह रहा है कि बाल केंद्रित कौन सी ऐसी रणनीतियाँ हैं जो सबसे अच्छा दर्शाती हैं? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान या फिर सर्वेक्षण। तो आपका इसका सही जवाब होगा चर्चा और सर्वेक्षण, ये दोनों सही होंगे आपके दोस्तों। अच्छा, बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। बाल केंद्रित रणनीति है क्या? यह एक प्रकार की शिक्षण पद्धति है। यह क्या है? तो एक शिक्षण पद्धति का ही उदाहरण है, शिक्षण पद्धति है। ऐसा क्यों? कि बाल केंद्रित का तात्पर्य क्या है? कि बच्चे को सेंटर में रखा जाए, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको पढ़ाया जाए, उसकी जो आवश्यकताएं उस पर बात करी जाए। तो वही कह रहा है, एक प्रकार की शिक्षण पद्धति है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं में रुचियों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो उसमें जो बच्चे की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उसकी रुचियां हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करेगी। स्वयं करके सीखने पर बल देगी, स्वयं करके सीखने पर बल देगी, स्वयं करके सीखने पर बल देगी। जो शिक्षण पद्धति है बाल केंद्रित, वह स्वयं करके सीखने पर बल देगी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। चर्चा है, जैसे अगर हम आपस में चर्चा कर रहे हैं तो बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको सीखेंगे, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे वो सभी। सर्वेक्षण, जैसे किसी क्रियाकलाप में हम अगर सर्वेक्षण करने के लिए बच्चों को देते हैं तो उससे अब जाहिर सी बात है वो अच्छे से और सीखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। तो कह रहा है कि पोचमपल्ली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो पोचमपल्ली जो है तेलंगाना से संबंधित है। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन है, तो यह पोचमपल्ली जो खूबसूरत डिजाइन है एक प्रकार की साड़ी की डिजाइन है जो कि तेलंगाना राज्य के नाम पर ही रखा गया है। वर्ष 2005 में भारत सरकार के द्वारा इसको जीआई टैग दिया गया था। कब? तो वर्ष 2005 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग एक प्रकार का भौगोलिक संकेत है जो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है। कहने का तात्पर्य है कि एक शिक्षक के द्वारा फील्ड ट्रिप का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो चिड़ियाघर की जो यात्रा कराई जा रही है उस शिक्षक के द्वारा, तो उसका उचित उद्देश्य क्या हो सकता है? वही कह रहा है चिड़ियाघर के जानवरों के नामों को याद करना। तो हमने पहले ही बात कर ली थी, जब बात नाम की याद करने की आ जाए तो आप सभी लोग क्या करेंगे, उसको टिक नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन पर पहले विचार कर लेंगे ऑप्शन पर। जैसे कि ये आपका सही नहीं हो सकता है और उसके सही पूछा जा रहा है, तो ए जिसमें होगा वो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि यह तथ्य सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है सही पूछ रहा है, तो जो आपके जिसमें ए शामिल होगा वह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? बी सी डी आपका यही सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, बेहतर कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे चिड़ियाघर गए, हमने क्या करा, जानवर को देखा, तो उससे संबंधित बेहतर कॉन्सेप्टों को हम सभी समझ पाएंगे। देख करके चीज़ों को समझना और ही बात होती है। जैसे कोई जैसे कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जब पढ़ता है तो क्या करता है, उसको प्रैक्टिकल पर जोर दिए जाते हैं। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, प्रक्रिया कौशल को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। चिड़ियाघरों में छात्रों को सीखने का आकलन करना, कि वो किस प्रकार सीख रहे हैं उनका आकलन करना, यह भी हो सकता है। व्यवहारिक अनुभवों से उनको परिचित कराना, वास्तविक जीवन के संदर्भ में उनको ज्ञान प्राप्त करना। अब जा करके वो चिड़ियाघर में देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वास्तविक जीवन से ही अनुभव ग्रहण करेंगे, अपना देखेंगे और उसे सीखेंगे, तो उनको वास्तविक जीवन से ही अनुभव प्राप्त हो रहा है। व्यवहारिक अनुभव से उनको परिचित कराया जाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि फील्ड ट्रिप का आयोजन जो किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन बी सी डी सही होगा। नाम याद करके क्या मतलब है, उसका नाम थोड़ी ना याद करना होगा। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया। उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन कीजिए, या फिर अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, या फिर जानवर को परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें उपयुक्त नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ए और सी, बी और सी, केवल सी, या फिर केवल डी। तो इसका सही जवाब क्या है? केवल डी, जानवर को परिभाषित करो। थोड़ा फैक्चुअल जो भी डाटा होगा प्रश्न का वो सही नहीं हो सकता, ठीक है, सीटेट कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। तो वही कहने का मतलब है कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के जानवरों के नाम लिखिए। हाँ, ये तो हो सकता है कि आपने जो जानवर देखे उसके नाम लिखिए। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। यह भी हो सकता है कि जानवर किस प्रकार का कार्य कर रहा है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, आप सभी लोग उसको देखिए और सीखिए उससे। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए। यह भी हो सकता है कि अगर टीचर के द्वारा आपको यह बता दिया गया कि जानवरों को देखिए और उनकी जो कार्यप्रणाली है या फिर उनका जो भी नेचर है उसके आधार पर उसको श्रेणियों में रखिए। जैसे कि मान चलो उनकी दिनचर्या के आधार पर, या फिर वो दैनिक जो दिन में जगने वाले हैं या फिर रात में जगने वाले हैं किस प्रकार कार्य करते हैं, उसी आधार पर उसकी श्रेणियों में वर्गीकृत करना। किंतु जानवरों को परिभाषित करना यह उपयुक्त नहीं हो सकता है। तो आज के हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर ली दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार। अपनी आप तैयारी करते रहिए। बाय बाय।